हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, कोलंबो द व्यू फ्रॉम दिल्ली। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कुछ चीजें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और कुछ चीजें मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कम्स अंडर द सब कैटेगरी डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। तो ये बात आप जानते हैं कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने विजिट किया है श्रीलंका को रिसेंटली, और वो श्रीलंका 3 तरह की चीजें लेके गए हैं। पहला, एक गुड न्यूज। दूसरा, एक इन्विटेशन वहां के प्रेसिडेंट को कि आप भारत आइए। तीसरा, 2 बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस कि भारत की क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे इंडियन ओशन नेबर से। और ये तीनों ही चीजें, जो तीनों ही पार्ट्स मैंने अभी बोले हैं, इन तीनों को अगर वी टेक देम टुगेदर, ये बेसिकली दिखाता है कि इंडिया कैसे देखती है अपने रिश्तों को श्रीलंका के साथ। तो पहला जो बेसिकली पार्ट है वो गुड न्यूज का है। तो आपको ये बात पता है, मिस्टर एस जयशंकर की जो विजिट है वो कि जस्ट एक ही दिन बाद आई है जब इंडिया ने आईएमएफ को कन्वे किया कि हम बेसिकली आपको अपनी फाइनेंशियल अश्योरेंस दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आईएमएफ के पैकेज के लिए श्रीलंका ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी है, सिंस इट इज रीलिंग थ्रू अ वेरी बैड इकोनॉमिक क्राइसिस। लेकिन आईएमएफ ने कहा है कि जी हाँ, बिल्कुल हम आपको पैकेज देंगे, क्यों नहीं देंगे, हमारा यही काम है। बट बिफोर दैट, जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो बायलेटरल क्रेडिटर्स हैं, बायलेटरल क्रेडिटर्स कौन कौन से हैं श्रीलंका के? सबसे पहले चाइना, सबसे ज्यादा लोन चाइना ने श्रीलंका को दिया हुआ है। नंबर 2 इज जापान एंड नंबर 3 इज इंडिया। तो ये बायलेटरल क्रेडिटर्स के साथ साथ जो मल्टीलैटरल एजेंसी से आपने कभी कोई डेट लिया है या फिर कोई कमर्शियल लेंडर्स जैसे बैंक्स, उन सबसे जब हमें एक अश्योरेंस मिल जाएगी कि आपको जो हम डेट दे रहे हैं वो सस्टेनेबल है, यू आर फाइन, योर फाइनेंशियल कंडीशन इज ओके, यू वुड पे बैक एंड ऑल ऑफ दैट, इस तरह की जब अश्योरेंस आपके क्रेडिटर्स हमें दे देंगे तो हम आपको ये पैकेज दे देंगे। तो अभी तक तो किसी भी बायलेटरल क्रेडिटर, ना ही जापान ने, ना ही सो कॉल्ड इनका ऑल वेदर फ्रेंड जो है चाइना, उन्होंने अभी तक कोई अश्योरेंस नहीं दी है। लेकिन इंडिया बिकेम द फर्स्ट क्रेडिटर to give this assurance on its part to the IMF। आपको याद होगा, आई एक्सपेक्ट आपने उसी समय वो एग्जाम्पल नोट डाउन कर लिया होगा। बट इफ यू ज्वाइंड दिस चैनल वेरी रिसेंटली, तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगी, आप एथिक्स में सेल्फलेसनेस पढ़ते हैं। सेल्फलेसनेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि इंडिया ने रेसिप्रोसिटी एक्सपेक्ट किए बिना श्रीलंका को हमेशा श्रीलंका के साथ खड़ा हुए हैं। जैसे श्रीलंका ने हमारे कंसर्न्स, कभी भी युआन वांग 5 एपिसोड हुआ, सर्वेलेंस वेसल आई चाइना की हमारे इतने विसिनिटी में, इतनी दिक्कतों के बाद भी हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को ना कभी समझने के बाद भी, इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड फॉर इट्स नेबर्स। इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री to give this financial assurance to the IMF। और ऑल्सो जब ये इकोनॉमिक क्राइसिस जनवरी में शुरू हुआ था पिछले साल, तो तब इंडिया पहली कंट्री बनी थी जिसने बेल आउट पैकेजेस, बहुत सारे तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी, $4 बिलियन की। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जो आईएमएफ से ये कुछ चीजें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से, अभी ये जो आईएमएफ का पैकेज श्रीलंका को मिलना है, ये पैकेज एक ही बार में दे दिया नहीं जाएगा, एक ही बार सारा पैसा नहीं दे दिया जाएगा, $2.9 बिलियन का। ये 4 साल में धीरे धीरे ट्रांचेस में मिलेगा। लेकिन भारत ने ऑलरेडी श्रीलंका को $4 बिलियन दे दिया है, और दैट टू इन अ गो। तो कहीं गुना ज्यादा इंडिया अपने लेवल पे हेल्प कर चुकी है श्रीलंका की। दिस स्पीक्स ऑफ इंडिया, व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर। ओके, तो ये आप सेल्फलेसनेस में, विदाउट सेल्फलेसनेस का मतलब ये होता है जब आप बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। हम अपने नेबर से बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, वी हैव ऑलवेज स्टूड फॉर देम। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर यू सेल्फलेसनेस का। तो ये चीज यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली। लास्ट सितंबर श्रीलंका क्वालिफाइड फॉर एन आईएमएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। अब देखिए, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, ऑलमोस्ट एवरी नाउ एंड देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। लेकिन बहुत ही कम सोर्सेज हैं, आपके विजन आईएएस की मैगजीन में भी इसे डिस्कस नहीं किया गया है कि क्या होता है आईएमएफ की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी।
जिसके लिए बेसिकली श्रीलंका ने क्वालिफाई कर लिया है। $2.9 बिलियन की ये बेसिकली असिस्टेंस है ताकि वो अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से रिकवर कर सके। लेकिन व्हाट इज EFF? तो देखिए ये बेसिकली इसको एस्टैब्लिश किया गया था ताकि जो कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रही हैं उनको हेल्प किया जा सके, उन्हें असिस्ट किया जा सके। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, जब आप अपने इंपोर्ट्स के लिए पे बैक नहीं कर पाते, अपनी डेट जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस है उनको पे बैक नहीं कर पाते, तो आप एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस से गुजर रहे हैं। लेकिन ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में एक चीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है जो आपके लिए समझना है, अगर प्रीलिम्स में आता है तो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एक कंट्री को इसलिए दी जाती है क्योंकि वो जिस तरह के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस से गुजर रहा है वो उसकी स्ट्रक्चरल वीकनेस की वजह से, मतलब कहीं चीजें जो वो कंट्री फॉलो कर रही है, जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी, वो सारी ही बेकार हैं, उनका प्रमाइस बेकार है। वो इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, मे बी वो सब्सिडीज बहुत ज्यादा दे रहे हैं, टैक्स कम जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चरल लेवल पे दिक्कतें हैं जिनके साथ डील करने के लिए ये EFF दिया जाता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। सो इट एक्चुअली प्रोवाइड सपोर्ट फॉर वेरियस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग पॉलिसीज विच नीड टू करेक्ट दीज स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेज ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। और आपको क्या पता होना चाहिए EFF के बारे में कि एक मीडियम टर्म असिस्टेंस है। मीडियम टर्म असिस्टेंस मतलब ये अराउंड 3 से 5 साल के लिए दी जाती है, मैक्सिमम इज 5 ईयर। अगर आपके प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट लिखी है कि ये जो EFF असिस्टेंस है ये मैक्सिमम 5 सालों तक के लिए दी जाती है। ओवरऑल मैक्सिमम ड्यूरेशन इज ऑफ 5 years। इट इज करेक्ट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया 4 साल में ये बेसिकली थोड़ा थोड़ा करके ये $2.9 बिलियन दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम है 5 साल, 3 से 5 साल के बीच का ये बेसिकली ड्यूरेशन रहता है। पर ऑफ कोर्स जब ये फैसिलिटी एक्सपायर हो जाए तो इसके बाद आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं, इसके एक्सपायर होने के बाद। दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज अवेलेबल। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और कौन एलिजिबल होता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के लिए? जो भी कंट्री बेसिकली जो IMF का पावर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट PRGT हमें कहते हैं, अगर आप उसके एक एलिजिबल मेंबर कंट्री हैं तो आपको बेसिकली एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के लिए आप एलिजिबल बन जाते हैं। और ये जो पावर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट है इसके लिए आप एलिजिबल कैसे बनते हैं? अगर आप एक लो इनकम कंट्री है। ओके, तो दीज आर द थिंग्स यू मस्ट बी नोइंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो 5 साल का मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको पता होनी चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए, और बेसिकली स्ट्रक्चरल वीकनेसेस जो हैं उनके साथ डील करने के लिए दिया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिखे बट एज प्री कंडीशन कोलंबोज बायलैटरल क्रेडिटर्स मस्ट प्रोवाइड फाइनेंसिंग एश्योरेंसेस ऑन डेट सस्टेनेबिलिटी। चाइना, जापान एंड इंडिया आर श्रीलंकाज मेन बायलैटरल क्रेडिटर्स। अब देखिए यहाँ पे रेशो भी लिखा है कि बायलैटरल, अगर हम टोटल बायलैटरल डेट के बारे में बात करें श्रीलंका का, तो चाइना का शेयर उसमें 52% है, जापान का 19.5% और इंडिया का 12%। तो दिस इज द ब्रॉड रेशो। ओके, द क्रेडिटर्स मेन कंसर्न इज that the restructuring plan must treat all the, okay this is not very important, Jaishankar said in Colombo that India was acting। यही चीज अगर आप कभी भी आपके पेपर में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आपको एक बहुत ही होलिस्टिक मैनर में लिखना पड़ेगा। देयर आर lot of components to it. You would write about Bhutan, you would write about Sri Lanka, you would write about Bangladesh। हम बेसिकली इनके साथ साथ नेपाल, इनके साथ साथ कैसे अपनी कॉपरेशन दिखा रहे हैं, किन तरह के क्राइसिस में वी स्टूड विद देम। तो आप भूटान के केस में डोकलाम का एग्जाम्पल लिखेंगे, आप बांग्लादेश के केस में रिवर वाटर अग्रीमेंट्स के बारे में लिखेंगे, या बांग्लादेश की वॉर के बारे में 1971 में जो वॉर हुई, कैसे इंडिया स्टूड फॉर देम देयर लिबरेशन, यू वुड राइट अबाउट दैट। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे, एक श्रीलंका का एग्जाम्पल लिखेंगे, मालदीव्स का एग्जाम्पल लिखेंगे। तो ये बेसिकली नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एक और जो श्रीलंका का आप एग्जाम्पल लिखेंगे वो है जो अभी हमने फाइनेंशियल एश्योरेंस दी है। ओके, द श्रीलंकन्स वर एप्रिशिएटिव ऑफ लास्ट ईयर्स $4 बिलियन बेल आउट फ्रॉम न्यू दिल्ली। जैसा कि मैंने आपको बताया $4 बिलियन का 4 महीनों के अंदर ही हमने बेसिकली $4 बिलियन दे दिया था श्रीलंका को। और आप खुद देखिए कि ये जो IMF का बेल आउट पैकेज मिलेगा वो 4 साल में धीरे धीरे करके मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। अब इन्विटेशन, गुड न्यूज हमने डिस्कस कर ली कि हमने फाइनेंशियल एश्योरेंस दे दी है। इनविटेशन क्या दिया है? अब देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड है जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है।
न्यू श्रीलंकन प्रेसिडेंट्स हैव ट्रेडिशनली मेड देयर फर्स्ट फॉरेन विजिट टू न्यू दिल्ली। जब भी कोई श्रीलंका का नए प्रेसिडेंट बनता है तो वो सबसे पहली फॉरेन विजिट जो होती है उनकी वो भारत में होती है, विद इन वीक्स इफ नॉट डेज ऑफ टेकिंग चार्ज। 2019 में इंडिया ने इस ट्रेडिशन को रिवर्स किया। 2019 में क्या हुआ, जयशंकर बेसिकली कोलंबो गए थे गोताबाया राजापाक्सा को ग्रीट करने जब वो प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए थे, और फिर उन्होंने उन्हें जाके वहां पे इनवाइट किया था कि अब आप भारत आइए। तो हम बेसिकली एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से जाते हैं और फिर वो उन्हें इनवाइट करते हैं, एंड देन द प्रेसिडेंट कम्स टू न्यू दिल्ली। पर जब रणिल विक्रम सिंह जी एक बहुत ही नाजुक स्थिति में बेसिकली प्रेसिडेंट बने थे, आपको पता है ये बात, कैसे राजापाक्सा हैड टू फ्ली द कंट्री। तो उस amidst all of that, Ranil Vikram Singh actually became the president, so India was very cautious. India didn't reach out that quick. तो ये चीज यहाँ पे लिखी है कि ये एक delayed आप कह सकते हैं invitation है, पर finally it has come up. The first response was from Indian High Commission in Colombo assuring, अब देखिए जैसे ये क्राइसिस आया था तो इंडिया की जो हाई कमीशन, हमारी जो बेसिकली एम्बेसी है श्रीलंका में, तो उन्होंने अश्योरेंस दी थी कि भारत आपके साथ खड़ा है, भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है इस इकोनॉमिक रिकवरी में थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स एंड वैल्यूज एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा था ओनली आफ्टर अ वीक, बिकॉज वी वर वेरी कॉशियस। वी कैन नॉट वी कैन नॉट थ्रो आवर वेट टू मच बिहाइंड एक ऐसे प्रेसिडेंट। पहले ही हम राजापाक्सा के खिलाफ देख चुके हैं कि श्रीलंका की जनता कितनी ज्यादा खिलाफ हो गई है। तो और श्रीलंका जो बेसिकली राजापाक्सा का सपोर्ट बेस था, वही सपोर्ट बेस विक्रम सिंह जी का भी है। तो हम वी वर वेरी कॉशियस अबाउट इट, वी डिडंट वांट टू गो अगेंस्ट द पीपल ऑफ श्रीलंका एंड हेंस वी वर कॉशियस। पर एक हफ्ते बाद बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का हमारे उनको कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज गया था। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस एटलीस्ट 1990s दैट इट हैज टेकन, वही 1990 से पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना समय लग गया कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट बेसिकली अब भारत आएंगे। तो विक्रम सिंह विल विजिट इंडिया एट एन अर्ली डेट टू डिस्कस हाउ आवर पार्टनरशिप कैन फैसिलिटेट श्रीलंकाज स्ट्रॉन्ग रिकवरी। अब मैसेजेस क्या क्या दिए हैं हमने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली यहाँ तक तो चीजें कुछ नहीं थी क्योंकि इवॉल्व होते होते आप बहुत सारे आर्टिकल्स देखेंगे आने वाले समय में, लेकिन ये दो मैसेजेस जो हैं, जो भारत क्या एक्सपेक्ट करता है श्रीलंका से, ये आप अपने पेपर में अगर नहीं मेंशन करेंगे, अगर श्रीलंका पे एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है, सो योर आंसर इज इनकम्प्लीट विदाउट इट। ओके, सिंस एंड 2020, 2020 के एंड से लेके अभी तक बेसिकली 2020 में श्रीलंका के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेसिल राजापाक्सा अराइव्ड इन इंडिया टू सीक हेल्प टू टाइड ओवर द क्राइसिस दैट वाज रैपिडली बिल्डिंग अप एट दैट टाइम। इंडिया हैज बीन क्लियर, इंडिया को ये बात बहुत क्लियर है कि भारत और श्रीलंका का जो रिश्ता है वो 4 पिलर्स पे खड़ा हुआ है। एक है एनर्जी सिक्योरिटी, एक है, अब देखिए यही चीजें आपको सीखनी है। अब इंडिया में इजिप्ट के प्रेसिडेंट आ रहे हैं रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन के लिए, तो आपको ये कुछ कुछ वर्ड्स लिखने हैं अगर इंडिया इजिप्ट पे। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी हम चीफ गेस्ट के रूप में रिपब्लिक डे पे जिनको भी इन्वाइट करते हैं उस पर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। तो अब हम जब इंडिया अफ्रीका रिलेशंस जो है आपको बहुत डिटेल्ड मैनर में प्रिपेयर करना पड़ेगा। और एक और हिंट मैं आपको देना चाहती हूँ, अभी जब हमने प्रवासी भारतीय दिवस फिजिकल फॉर्म में जब सेलिब्रेट किया, इट गॉट ऑल द पॉम्प एंड थंडर इट एक्चुअली डिजर्व्ड, तो उसमें हमने सरीना और गयाना के प्रेसिडेंट्स को भी इनवाइट किया था। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इंडिया पूरे विश्व को क्या हिंट भेज रहा है कि हमारा जो फोकस है वो ग्लोबल साउथ पे है, क्योंकि हम G20 की प्रेसिडेंसी भी जब हमने ली है तो हम ग्लोबल, वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट ग्लोबल साउथ। सो सरीनाम and Guyana, they are Latin American countries. So our focus is on Latin America and Africa, क्योंकि हम रिपब्लिक डे पे बेसिकली अफ्रीकन कंट्री को इनवाइट कर रहे हैं। और साथ ही में डेफ एक्सपो अभी हमने जो एग्जीबिशन हुई थी वो भी होस्ट की थी। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपको हिंट देती हैं व्हाट शुड यू बी प्रिपेयरिंग वेरी होलिस्टिकली, और किस तरह के वर्ड्स आप लिखेंगे अगर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पे कोई लैटिन अमेरिका पे आपको याद है कि कैसे गयाना और सरीनाम के बेसिकली जो प्रेसिडेंट्स थे उन्होंने बताया कि इंडिया और ये कंट्रीज जो हैं वो लिंक्ड कैसे हैं, कि कैसे यहाँ से बेसिकली जो स्लेव्स थे वो सरीनाम गए थे और ब्रिटिश कॉलोनीज के समय पे। और ये सारी चीजें आप कैसे एक इंडियन डायस्पोरा का लिंक लिखेंगे, और कैसे आप इंडिया अफ्रीका के केस में सिविलाइजेशन, इनका भी तो अफ्रीका और हमारा भी तो एक बहुत पुराना रिश्ता है। बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो
अफ्रीकन कंट्रीज में थे बहुत सालों के लिए, वो भी कहीं ना कहीं इंडेंचर्ड लेबर्स की तरह गए थे. सो लॉट ऑफ इट. सो यू वुड राइट सिविलाइजेशनल, कल्चरल, इकोनॉमिक, एनर्जी सिक्योरिटी टाइज. इन तरह के कीवर्ड्स लिखना बहुत जरूरी है. अब श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में 4 पिलर्स क्या हैं? एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, currency support for foreign exchange and Indian investment in श्रीलंका. तो बेसिकली अगर भारत अपना योगदान देगा श्रीलंका की इकोनॉमिक रिकवरी में, तो हम एनर्जी सिक्योरिटी चाहेंगे उनके साथ, हम फूड सिक्योरिटी चाहेंगे, हम उनको बेसिकली करेंसी स्वैप अग्रीमेंट्स, अगर उनको थोड़े से डॉलर्स चाहिए तो हम उनको डॉलर्स दे देंगे. ये टाइम टू टाइम करेंसी स्वैप अग्रीमेंट्स होती रहती हैं श्रीलंका और हमारे सेंट्रल बैंक के बीच में. और इंडिया इन्वेस्ट भी करना चाहेगी श्रीलंका में, लेकिन हमारी कुछ प्री कंडीशंस हैं. देखिए, हम भी एक कंट्री है जो बढ़ना चाहता है ना, एक कंट्री जो बढ़ना चाहती है आगे. हमारी कंपनीज हैं वो कहीं भी जाकर इन्वेस्ट नहीं कर देंगी. हम क्यों सीरिया जाके इन्वेस्ट करेंगे जब हमें पता है कि वहाँ पे एक फेवरेबल एनवायरमेंट ही नहीं है. वहाँ पे कब आपकी कंपनी, आपने वहाँ पे इतना पैसा लगा के कंपनी एस्टैब्लिश की और उसको किसी बॉम्बिंग से उड़ा दिया जाएगा. सो द एनवायरमेंट has to be conducive to a particular investment, है ना. तो श्रीलंका को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर हम आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करें तो आप हमें वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें. ओवर द लास्ट ईयर इंडिया हैज मैनेज टू पुश बोथ लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट्स. तो आपको पता है हम त्रिंकोमाले जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, we've been pushing a lot behind it. और साथ ही में जो अडानी इन्वेस्टमेंट हो रही है विंड फार्म्स में श्रीलंका के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में. द अडानी ग्रुप इज ऑल्सो डेवलपिंग द वेस्ट कंटेनर टर्मिनल एट कोलंबो पोर्ट. तो ये भी आपको पता है. जयशंकर फर्स्ट ब्लंट मैसेज. तो जयशंकर, मिस्टर एस जयशंकर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने जो भी मैसेज उन्होंने देना होता है. तो यहाँ पे भी उन्होंने बेसिकली यही कहा है, वी काउंट ऑन गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका टू क्रिएट अ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट, टू क्रिएट अ पुल फैक्टर. यानी कि हम कह देंगे अपनी कंपनीज को कि यू मस्ट बी कंसिडरिंग श्रीलंका फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, बट स्टिल आप एक पुल फैक्टर तो क्रिएट कीजिए कि हमारे यहाँ पे हम आपको इस तरह से इंसेंटिवाइज कर रहे हैं. अगर इंडियन कंपनीज यहाँ के इन्वेस्ट करेंगे, हम ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, टैक्स हॉलीडे, कुछ तो आप मतलब वो पुल फैक्टर क्रिएट कीजिए ना. तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है. ओके, बट कोलंबो मस्ट क्रिएट द राइट एनवायरमेंट. इंडिया, ओके, दिस मेड इट क्लियर कि बेसिकली हम इंटरेस्टेड किस चीज़ में है. एस जयशंकर ने कहा है एनर्जी में, टूरिज्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में. ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है. श्रीलंका रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल. देखिए, श्रीलंका का जो रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है वो उससे कहीं ज़्यादा है जितना वो कंज्यूम कर सकते हैं. और आप ये जानते हैं हम नेपाल से भी एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. तो हम बेसिकली सिंस वी आर ह्यूज, वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है. तो इसीलिए व्हाट श्रीलंका कैन डू इज, हम उनके साथ इस चीज में कोऑपरेट कर सकते हैं कि वो अपना सरप्लस जो एनर्जी जनरेट करते हैं वो इंडियन ग्रिड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, किसके माध्यम से? बेसिकली अंडर सी केबल्स के माध्यम से. तो ये उनके लिए एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा और हमारी एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और हमारा जो बेसिकली नीड है वो भी पूरा हो जाएगा. ऑल्सो द ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी इन त्रिनकोमाले will be utilized, could be utilized to provide energy security both to Sri Lanka and the region. ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है. जयशंकर अनाउंस द 2 countries एट अग्रीड इन प्रिंसिपल. तो वही चीज़ दोनों ने बोला है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक फ्रेमवर्क हमने उस पर अग्री कर लिया है और हम दोनों ही बेसिकली कोऑपरेट करेंगे आने वाले समय में. एक बेसिकली मैसेज क्लियर हो गया, हम इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है एनर्जी में, टूरिज्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिन्यूएबल एनर्जी में स्पेसिफिकली, बट यू मस्ट बी प्रोवाइडिंग अस विद द कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट. सेकेंड मैसेज है जो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नेवर नो, अगर आपके प्रीलिम्स में आपसे पूछ ली जाए इस तरह से क्वेश्चन के विद रिस्पेक्ट टू इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, वी गेट टू सी द मेंशन ऑफ 13th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका क्वाइट ऑफन इन न्यूज़, है ना. तो क्या है 13th अमेंडमेंट? तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. जो श्रीलंका के संविधान का 13th अमेंडमेंट है वो ये कहता है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होगा टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स ऑफ श्रीलंका. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इस समय मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस क्या होता है डेवोल्यूशन और डेलीगेशन में. तो डेवोल्यूशन और डेलीगेशन में दोनों ही बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन के ही आप सब पार्ट्स कह सकते हैं, क्रूड वे में एटलीस्ट. तो डेवोल्यूशन का मतलब होता है जो बेसिकली आप सपोज कीजिए पंचायती राज है, पंचायत जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, अब उनके लिए 18 बेसिकली सब आइटम्स होते हैं. आप या फिर अर्बन लोकल बॉडीज की देख लीजिए, 18 सब आइटम्स में से अब डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट उन 18 में से कौन सी आइटम्स जो हैं वो एक अर्बन लोकल बॉडी को डिवॉल्व करेंगे. तो जब उन्होंने बेसिकली उनको डिवॉल्व कर दी, फॉर एग्जाम्पल वाटर, सैनिटेशन,
इस तरह की वाटर और सैनिटेशन डिवॉल्व करती। तो बेसिकली अब डिवॉल्व इस तरह का डिवॉल्व करने के बाद उनका कोई काम नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का। वो अब अर्बन लोकल बॉडी देखेगी कि वाटर को कैसे संभालना है, उन्होंने सैनिटेशन को कैसे संभालना है। ऑटोनॉमी मिल जाती है कि इन पर्टिकुलर आइटम्स पे अब आप कैसे रूल करेंगे, गवर्न करेंगे, वो आपके ऊपर है। उसमें अब स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। दैट इज डेवोल्यूशन, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब है कि आप मेरे बिहाफ पे काम करें। डेलीगेशन इज मोर और लेस एग्जीक्यूटिव इन नेचर। एग्जीक्यूटिव इन द सेंस, इफ से जब एक आईएएस ऑफिसर को डेलीगेट किया जाता है रूल मेकिंग पावर, तो आप रूल्स बना रहे हैं लेकिन प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, मेन एग्जीक्यूटिव के बिहाफ पे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। या फिर से एन आईएएस ऑफिसर इज अपॉइंटेड, बट उस पे जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे सिग्नेचर होते हैं वो प्रेसिडेंट के नहीं, जबकि आपके बॉस कौन है? प्रेसिडेंट है। लेकिन प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होने के बजाय बेसिकली उनके सेक्रेटरी के अगर सिग्नेचर होते हैं। तो बेसिकली ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने सेक्रेटरी को डेलीगेट की है साइनिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, आपको डेलीगेशन और डेवोल्यूशन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो 13th अमेंडमेंट के बारे में अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया श्रीलंका के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट जो ब्रिजिंग लिंक है वो क्या है? वो है तमिल इशू। तो जो श्रीलंका में माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तमिल कम्युनिटी, उनके लिए वी स्टैंड फॉर देम, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया इज लिंक्ड दैट वे कल्चरली, राइट? तो वो बेसिकली उनके जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न जो एरिया है श्रीलंका में, वहां पे तमिल लोग रहते हैं। तो उनके प्रोविंसेस को जब आप ऑटोनॉमी देंगे, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स करेंगे, तो तभी तो वो खुद को गवर्न कर पाएंगे ना। तो ये बेसिकली हमारी डिमांड है, ये हमारा तरीका है वहां की तमिल कम्युनिटी को बताने का, दैट वी आर कल्चरली लिंक्ड, वी स्टैंड फॉर यू। ओके, तो ये चीज, दी अमेंडमेंट विच प्रोवाइड्स फॉर इलेक्टेड प्रोविंशियल काउंसिल्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो ये भारत के ही इंटरवेंशन पे, हमारे ही इतने एम्फसिस जो हमने इतना किया 1987 में से अडॉप्ट किया गया था श्रीलंका द्वारा। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। दी अमेंडमेंट अपोज टूथ एंड नेल बाय, और आपको ये बात पता है जो सिन्हाला बुद्धिस्ट नेशनलिस्ट हैं, वो तब भी इनके ऑपोजिशन में थे 13th अमेंडमेंट के, वो आज भी ऑपोजिशन में है। लेकिन अब तो आप जानते हैं कि जो, अब देखिए ये सरकार वीक है। वीक सरकार का मतलब क्या होता है? आप कुछ भी बोलेंगे, आपकी जनता, वही जनता जिसने राजा पाकसास की सरकार को थंपिंग मेजोरिटी के साथ लेके आई, उसी जनता ने उनको धक्के मार के अपने देश से भागने में मजबूर कर दिया, है ना? तो जनता ही सब कुछ है, ये बात तो अब रणिल विक्रम सिंह जी को भी पता है। तो अब इस चीज का ये सही मौका है कि जो तमिल बेसिक इलेक्टेड एमपीज हैं तमिल, तो वो दे आर प्रोवोकिंग अ लॉट। क्या आज तक आपने क्या किया है तमिल के लिए? कब होगा 13th अमेंडमेंट का असली इम्प्लीमेंटेशन? तो दे हैव बीन सेइंग दिस अ लॉट, और उन्होंने बोल दिया है कि मैं चाइना आउट कैंपेन कर दूंगा शुरू, प्रोटेस्ट करना जो तमिल एमपीज हैं, और हम बेसिकली ये 13th अमेंडमेंट है जो इंडिया के इंटरवेंशन पे लाई गई थी, आप इसे इम्प्लीमेंट करिए वरना, है ना? तो ये सारी चीजें वहां पे बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट प्रोविंशियल काउंसिल इन नॉर्थ ईस्ट इन 1989-90 वो शॉर्ट लिव्ड। तो फिर उसकी बहुत 1980-1990 तक बेसिकली ये फर्स्ट प्रोविंशियल काउंसिल हुई नॉर्थ ईस्ट में श्रीलंका के। फिर नेक्स्ट इलेक्शंस कब हुए? बेसिकली the region has been separated, were held by only 2013। फिर 2013 में बेसिकली नेक्स्ट इलेक्शन है, क्योंकि सिविल वॉर हो गया, 2009 में खत्म हुआ था। ठीक है, तो 2009 तक तो सिविल वॉर हो गया, तो कोई प्रोविंशियल काउंसिल, कोई इलेक्शन कुछ नहीं हुआ। 1990 तक बेसिकली सिर्फ हुआ एक प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्ट की गई थी। फिर 2013 ही लास्ट इलेक्शन है जो हुए हैं, अभी तक कोई प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन हुए ही नहीं है। सो दैट इज ऑफ कोर्स कंसर्निंग। जयशंकर who met leaders of Tamil National Alliance, तो जयशंकर तमिल नेशनल अलायंस के लीडर से भी मिले हैं, और उन्होंने बोला है दैट फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 13th अमेंडमेंट एंड अर्ली प्रोविंशियल काउंसिल। ये नहीं कि सिर्फ हम इम्प्लीमेंट कर दें कि प्रोविंशियल काउंसिल्स होंगी, ये होगा, नहीं, इलेक्शन भी हो टाइम टू टाइम उसमें। दिस इज क्रिटिकल फॉर श्रीलंकाज पोलिटिकल स्टेबिलिटी, और जब तक आपकी कंट्री में पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो सकती। और आपको पता है वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें पोलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक पैरामीटर है, और भारत पोलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तभी तो यहाँ इन्वेस्टमेंट होती है ना, तभी तो इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रहा है, एफडीआई। क्योंकि यहाँ पे कुलिजन की सरकारें नहीं होती। पहली बात तो नेपाल वगैरह कंट्रीज में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? जहाँ सरकारी पॉलिसी आएगी कब, वो इम्प्लीमेंट कब होगी? जब 5 साल आप एक सरकार टिकने देंगे तब तो कुछ इम्प्लीमेंट होगा ना। तो इंडियाज पॉपुलेशन इज वेरी गुड इन दिस वे, स्मार्ट इन दिस वे। उन्हें पता है कि एक ही इंसान को मेजोरिटी दो, किसको भी दो वो बात अलग है, पर
क्योंकि कोलिजन से परेशान भी हो जाते हैं लोग. ओके, ऑन द अदर हैंड, ऑल्दो कोलिजन के अपने फायदे हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. ऑन द अदर हैंड, सेक्शंस ऑफ द तमिल पॉलिटिकल लीडरशिप हैव स्पोकन अबाउट तमिल एस्पिरेशंस. तो अब बात क्या है कि ये चीज़ उन्होंने, जो तमिल वहाँ के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है 13th अमेंडमेंट तक अब हमारी डिमांड नहीं लिमिटेड, वी वांट 13th अमेंडमेंट प्लस. We want to have something beyond that because we have suffered a lot. हमारी जो माएँ हैं, कितने 2009 में जो सिविल वॉर खत्म हुई, कितने बच्चे आज तक मिले ही नहीं हैं. तमिल जो यूथ थे, कितने लोग मर गए, कहाँ हैं, कुछ अता पता नहीं है. तो अभी भी प्रोटेस्ट होती हैं वहाँ पे. जो तमिल मदर्स हैं, दे स्टैंड विद प्लेकार्ड्स इन देयर हैंड्स आस्किंग वेयर देयर किड्स आर. कहाँ ले जाए गए थे वो सरकार द्वारा, बट नथिंग. ओके, norovirus cases in Kerala. What is this virus? How dangerous is it? So this is important for you prelims के perspective से. केरला ने मंडे को कंफर्म किया है कि वहाँ पे 2 केसेस आए हैं नोरो वायरस के. कहाँ पे? एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में. और किन बच्चों में? क्लास 1 के स्टूडेंट्स में. ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे पता चला है. और आप जानते हैं किस तरह के सिम्टम्स नोरो वायरस से रिलेटेड हैं. डायरिया, abdominal पेन, वॉमिटिंग, नोशिया, हाई टेम्परेचर हेडेक. तो बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस का एक जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है ना, उसी का एक एक्सट्रीम वर्जन बेसिकली नोरोवायरस इन्फेक्शन में हमें देखने के लिए मिलता है. Norovirus has been circulating among humans, so it is not a novel phenomenon like COVID-19. No, not at all. ये पिछले 50 सालों से कम basically humans में circulate कर रहा है, and it is thought to be one of the primary causes of gastroenteritis. तो ये बात आपको पता है, जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो गट एरिया है, गट लाइनिंग है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है नोरोवायरस की वजह से. द वायरस इज एस्टिमेटेड टू किल 2 लाख पर्सन्स ग्लोबली एवरी ईयर, सो इट इज डेफिनेटली कंसर्निंग. 2 लाख लोग हर साल इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं. अब ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए कि डेथ यूजुअली या तो 5 साल से कम की उम्र के बच्चों में हो रही हैं, या तो 65 ईयर से ज़्यादा के लोगों में हो रही है. तो ये एक्सट्रीम पोल्स पे बेसिकली जो एज ग्रुप है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है नोरो वायरस का. द वायरस इज केपेबल ऑफ सर्वाइविंग. तो देखिए, यूजुअली जब आप अपने कंपाइलेशन वगैरह में पढ़ते हैं ना नोरो वायरस के बारे में, लास्ट ईयर भी आया था 2021 में भी, तो इसीलिए आपको पता होगा मे बी. तो नोरो वायरस के बारे में आप पढ़ते हैं कि इट कैन मतलब ये 60 डिग्री सेल्सियस को भी बेसिकली एस्केप कर सकता है, उसमें भी नहीं मरता. तो गर्म करने से भी खाना कुछ नहीं होता, क्योंकि खाने से तब भी अगर जब तक आप उसको बॉईल ना कर दो, या तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही सब कुछ उबाल के ही खाने शुरू हो जाओ, पानी उबला हुआ जितने उस पर होता है, तो वो सही है, क्योंकि 60 डिग्री सेल्सियस तक तो कुछ नहीं होता. आप कितनी बारी भी सैनिटाइजर से हाथ धो लो, सैनिटाइजर्स को भी एस्केप कर लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता नोरो वायरस को. तो ये आप यूजुअली, इससे आपका इंप्रेशन बनता है कि क्या पता हाई टेम्परेचर वाला सही है. तो बाई चांस आपके पेपर में स्टेटमेंट आ जाए दैट इट इज केपेबल ऑफ सर्वाइविंग लो टेम्परेचर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि इसे विंटर वॉमिटिंग डिसीज कहा जाता है. ओके, और जो आउटब्रेक्स हैं, विंटर चल रही है, इनका जो आउटब्रेक है वो हमेशा विंटर्स में ही देखा जाता है, कोल्डर कंट्रीज में ही ज़्यादा देखा जाता है. हेंस इट इज नोन एज विंटर वॉमिटिंग डिसीज. ओके, व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन इन इंडिया? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया के. इंडिया के केस में क्या है, देखिए बहुत इतने कॉमन नहीं है इंडिया में इसके केसेस, और है भी तो केरला में सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं, सदर्न इंडिया में बेसिकली, स्पेशली केरला. तो और ऑफ कोर्स पिछले कुछ सालों में बढ़ गए हैं इनका इंसिडेंस ऑफ केसेस. व्हाट इज दी व्हाई इज द इन्फेक्शन कॉमन इन केरला? इट प्रॉबली हैज मोर टू डू विद, और देखिए बात क्या है कि केरला में ना टेस्टिंग बहुत क्विक हो जाती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वायरस इन्फेक्शन को बहुत जल्दी वो लोग स्क्रीन करते रहते हैं टाइम टू टाइम. तो हेल्थ में काफ़ी, हेल्थ सेक्टर में जब काम हुआ है, तो इसीलिए बेसिकली केरला में बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है. दे हैव लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम, सो यू स्क्रीन पीपल क्वाइट फ्रीक्वेंटली इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स and the elders, so you get to know about it pretty quickly. तो आपके सामने आ जाता है. मे बी बाकी एरियाज में भी हो, लेकिन इतना अच्छा हेल्थ सिस्टम नहीं है, टेस्टिंग नहीं होती इन सारी चीज़ों की, तो इसलिए पता नहीं चलता. कैन इट कॉज अ लार्ज स्केल आउटब्रेक? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये लार्ज स्केल आउटब्रेक कोविड पैंडेमिक टाइप का नहीं कॉज कर सकता.
ओके तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर बाई चांस एक स्टेटमेंट है इट इज़ केपेबल ऑफ कॉजिंग लार्ज स्केल आउटब्रेक, देन दैट इज रॉन्ग। अब फिर स्प्रेड कैसे होता है ये इन्फेक्शन बेसिकली कंटेमिनेटेड फूड्स जिसमें ये वायरस है, बेसिकली नोरो वायरस, उससे स्प्रेड होता है, या फिर किसी सर्फेस पे अगर ये वायरस का कोई ट्रेसेस हैं, आपने उसको टच कर लिया, उसके वजह से उसको टच करने के बाद यू टच योर ओन माउथ, देन ऑफ कोर्स दैट वे इट इज स्प्रेड। और साथ ही में अगर किसी इंसान को इन्फेक्शन है, यू हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, उस समय आपको हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली एक सजेशन दी जाती है कि जो इंसान सिक है इस वायरस की वजह से, ही और शी शुड नॉट बी प्रिपेयरिंग फूड फॉर अदर्स। सो दिस इज द वे, बिकॉज फूड से ज़्यादा ट्रांसमिट होता है, तो दिस इज द वे यू कैन टेक प्रिकॉशंस। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। ऑल्सो फूड आइटम्स, वही चीज़, फूड आइटम्स को केयरफुली वॉश करना चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर्स पे कुक करना चाहिए, क्योंकि 60 डिग्री सेल्सियस तक तो सर्वाइव ही कर जाता है ये। तो गुड हैंड हाइजीन भी होना चाहिए, मतलब हैंड हाइजीन भी ऐसा जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 20 सेकेंड तक कम से कम आप यू वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर, बिकॉज यू नो हैंड सैनिटाइजर्स ऑल्सो दे डोंट वर्क प्रिटी वेल अगेंस्ट नोरो वायरस। सो दिस इज समथिंग, बिकॉज अगर आप बिल्कुल आपको कुछ पता ही नहीं है इस वायरस के बारे में, तो उसमें हैंड सैनिटाइजर के फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही लिखा है आपको ट्रिक करने के लिए, तो आप कहेंगे अब सैनिटाइजर तो सबको मार देता है, तो ये भी इसको ही मार देता होगा। सो यू नो एलिमिनेशन दैट वे कैन backfire. In Odisha's rain-fed Malkangiri, a water scheme helps farmers grow a second crop. Now this is very important. आपको याद होगा कल भी हमने एक बेसिकली जो स्टार्टअप जोन है चनपटिया का, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, वो हमने डिस्कस किया। तो जब 19 गुड गवर्नेंस अवार्ड्स दिए गए थे, तो मैंने आपको कहा था यू शुड बी मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ईच एंड एवरी, यू नो, क्योंकि वो जो 19 एग्जाम्पल है उसमें से अगर आप 10 भी अच्छे से जो आपको अच्छे लगे वो प्रिपेयर करके चले जाएं। जैसे एल्डरली क्लब वॉज माई पर्सनल फेवरेट। एल्डरली क्लब कैसे मेंटल हेल्थ को इवेट करने के लिए, यू नो, अभी रिसेंटली हमने नीम हंस की एक स्टडी देखी थी कि कैसे एल्डरली पॉपुलेशन आर डीलिंग विद डिप्रेशन बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड हेंस दे आर बिंज वॉचिंग कंटेंट ऑन द इंटरनेट, टेली सीरीज एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर मैं आपकी जगह हूँ और मैं आपको मैंने एक आंसर लिखना है मेंटल हेल्थ पे, तो मैं पहले वो नीम हंस की स्टडी लिखूंगी और फिर ये भी लिख दूंगी कि ओके यू नो IAS ऑफिसर्स आर डूइंग समथिंग अबाउट इट एंड दैट टू प्रिटी एग्जाम्पलरी, तो मैं वो लिखूंगी। तो इस तरह के मैंने आपको बोला था यू शुड बी प्रिपेयरिंग अ लिस्ट, क्योंकि वो उसमें से 10 भी है, हर आंसर में एक एक वो एग्जाम्पल फिट हो सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं भी किया कोई बात नहीं, हमने कल एक आंसर, एक यू नो इंडियन एक्सप्रेस इज वेरी गुड विद दिस, क्योंकि दे आर अभी उन्होंने कल से शुरू किया है एक एक पर्टिकुलर जिनको अवार्ड विनर हैं उनको उठा के उनकी पूरी डिटेल में स्टोरी डिस्कस करना। तो कल हमने स्टार्टअप जोन के बारे में देखा, आज हम मलकानगिरी यू नो एरिया को देख रहे हैं। इस तरह की केस स्टडी भी आ सकती है, ये गुड गवर्नेंस जो अवार्ड्स दिए गए हैं ये केस स्टडी बन सकती है आपके लिए कि एक पर्टिकुलर रीजन है, वहाँ के आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और आपको दिख रहा है कि वहाँ पे एक ही यू नो क्रॉप उगाते हैं फार्मर्स, और क्योंकि रेन फेड एरिया है, जब बरसात ही जब यू नो कुछ समय के लिए आती है तो उसी समय खारिफ क्रॉप उगती है। बाकी उन फार्मर्स को क्या करना पड़ता है कि फिर खारिफ क्रॉप जब वो पैडी उगा लेते हैं उसके बाद वो यू नो दिहाड़ी पे काम करते हैं, वेज वर्कर्स बन जाते हैं किसी और के फार्म्स पे, या कहीं और माइग्रेट करके उनको कहीं पे काम करना पड़ता है। बहुत ही सब्सिस्टेंस लेवल की उनको जॉब मिलती है कहीं पे उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, ओके, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो और आपको ये बात पता चलती है तो आप क्या करेंगे बेसिकली। और उसमें केस स्टडी में ये भी लिखा हुआ है कि आसपास नाले भी हैं कुछ कुछ और स्ट्रीम्स हैं छोटी छोटी, आपको क्या लगता है आप क्या कर सकते हैं। तो आप ये करेंगे जो इन्होंने किया है यहाँ पे विशाल सिंह जी ने। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे आपका आंसर होता है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टोरी बताई, ये उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट की बात है और उन्हीं के हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की केस देखी। जो केस स्टडी मैंने आपको बताई वो सारी ही यहाँ पे केस स्टडी यहाँ पे लिखी हुई है कि कैसे उनको खारिफ क्रॉप के बाद दे वुड हैव टू गो फॉर वेज लेवल वर्कर्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने क्या किया 2019-20 में, यू नो इनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने माइक्रो इरिगेशन सिस्टम यू नो डेवलप किया। ओके, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम डेवलप कैसे किया, बेसिकली इन्होंने क्या करना है, इन फार्मर्स को एक सेकंड क्रॉप का भी यू नो ऑप्शन देना है कि बेसिकली आपको कहीं और माइग्रेट करके या दिहाड़ी पे मजदूरी करके नहीं पैसा कमाना बाकी टाइम के लिए, और आपको सिर्फ रेन पे निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं है। आपको हम ये माइक्रो इरिगेशन इनिशिएटिव ला के दे रहे हैं। इट इज़ अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव। अब अभी आप सुनेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि दिस इज एक्चुअली यू नो लॉडेबल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने
आसपास जो छोटे छोटे जो नाले हैं या स्ट्रीम्स हैं, पेरिनियल स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी, इनसे बेसिकली कनेक्ट किया, इनसे इन्होंने चालू करवाया एक लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। ओके, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम बेसिकली एस्टैब्लिश किया इन नालाज को कनेक्ट करके, पेरिनियल स्ट्रीम्स को कनेक्ट करके, थ्रू विच द वाटर वाज एक्चुअली चैनल्ड। एक बेसिकली 1500 मीटर मेन लाइन बनाई और उसकी स्मॉलर ब्रांच लाइंस भी बनाई उस मेन लाइन की। और इससे भी खूबसूरत जो बात यहाँ पे है वो ये है कि इन्होंने विलेजर्स को टर्न किया एज पार्टनर्स। देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है, इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। आप पढ़ते हैं ना ये सब कुछ अपने स्टैटिक पोर्शन में। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? गवर्नेंस का मतलब क्या है? पहली बात तो आप पब्लिक सर्वेंट है, आप एहसान नहीं कर रहे। और जो कहते हैं कि वी आर हेल्पिंग आउट पीपल, यू आर नॉट हेल्पिंग आउट एनीबॉडी। आपको पे किया जा रहा है, आपकी जॉब ही यही है कि आपको लोगों तक पहुंचानी है उनकी ड्यू जो भी स्कीम्स हैं या फिर उनका जो भी ड्यू एक राइट है। तो आप किसी को हेल्प नहीं कर रहे, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। ऑल्दो आपको बिल्कुल सराहनीय है जिस तरह का दिमाग इन्होंने लगाया, बिल्कुल आई एम तो ऑल एप्रिसिएशन फॉर दीज अवार्ड्स। बट स्टिल आप पब्लिक सर्वेंट है, ये आपकी जॉब है, तो वो हेल्प नहीं है। ठीक है, पहली बात तो जब आप लोगों को, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी रिसेंटली कहा, जब आप लोगों को कहते हैं कि ये जन आंदोलन है, ये आप हमारे पार्टनर्स हैं इसमें, जब आप उनको कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि अच्छा, जब स्वच्छ भारत अभियान में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा कि हमने लोगों को पार्ट बनाया स्वच्छ भारत अभियान का, तो उनको लगा यार ये देश हमने साफ किया है, इसको गंदा होने नहीं देना। तो यही चीज आती है, आपको बेसिकली ओनरशिप आ जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने जब विलेजर्स को पार्टनर्स बोला, तो इन्होंने इनफैक्ट कुछ कुछ फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी विलेजर से ली, क्योंकि एक्चुअल में काम तो उन्हीं के लिए हो रहा है ना। तो जो 19 लाख रुपीस लगे इस पूरे प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन, उसका 3 लाख जो आया विलेजर्स ने इकट्ठा करके क्राउड फंड करके दिया है। तो ऐसे दे गॉट ओनरशिप ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स, दे गॉट दैट कॉन्फिडेंस। और साथ ही में उन्होंने कुछ कुछ लेबर वर्क भी, फिजिकल लेबर भी किया मिलके सबने, विलेजर्स ने, जो खोदना था पाइपलाइंस को ले करने के लिए और प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। तो दिस ऑल्सो वॉज डन बाई दीज विलेजर्स। तो एक ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और दिस इज हाउ फिर उनको ट्रेन किया गया है, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट क्या होती है, क्रॉपिंग पैटर्न। फिर अब वो दूसरी क्रॉप भी उगा रहे हैं, बहुत सारे लोग पैडी उगाने के बाद खरीफ सीजन में, क्योंकि खरीफ सीजन के लिए तो उनको रेन फेड मिल ही जाता है ना, वो रेन फेड क्रॉप है, तो रेन आ जाती है, तो दे डू ऑल ऑफ दैट, है ना। पर जो उसके बाद का एरिया वो ग्राउंड नट्स उगा रहे हैं, इस तरह की क्रॉप्स, क्योंकि उनके पास अब माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से जो नालाज एंड स्ट्रीम से आ रहा है वहां से पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें, एक तो ये वाला एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा एक ही एग्जाम्पल में से, कि they made them the partners of a particular project. Will consider modifications in living will guidelines, सुप्रीम कोर्ट। तो आप जानते हैं अगेन एथिक्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैसिव यूथनेशिया। यूथनेशिया पे कुछ लोग फॉर में होते हैं हमेशा, कुछ लोग अगेंस्ट में होते हैं। कई लोग कहते हैं इट इज़ अ मर्डर, कई लोग कहते हैं कि इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग बिकॉज यू आर रिलीविंग समबडी ऑफ अ टर्मिनल पेन। So there are different views and there are extreme views also, but you must be knowing इंडिया में पैसिव यूथनेशिया 2018 में लीगल डिक्लेयर कर दी गई थी। ठीक है, तो पैसिव यूथनेशिया, यूथनेशिया का मतलब क्या होता है? मर्सी किलिंग, आप पढ़ते हैं, है ना। तो यूथनेशिया लेकिन एक्टिव भी हो सकती है कि आप जानबूझ के किसी इंसान को, जानबूझ के तो मतलब क्या, पर आप एक इंसान को, आप सपोज कीजिए किस गिल्ट में, अगर एक डॉक्टर है फॉर एग्जाम्पल, वो किसी को जबरदस्ती ऐसे एक इंजेक्शन दे रहे हैं जिससे एक इंसान मर जाएगा, तो वो एक्टिव यूथनेशिया है। पर वो सोचिए, वो यही एथिक्स में आप पॉइंट पढ़ते भी हैं कि फिर वो पूरी जिंदगी गिल्ट में रहेगा, यार आई किल्ड अ पर्सन एंड ऑल ऑफ दैट। और लेकिन पैसिव यूथनेशिया क्या होगा कि धीरे धीरे आप डोजेज कम करते रहेंगे, रोज रोज जो भी आप दवाई की उनको दे रहे थे जिंदा रखने के लिए, ठीक है, तो आप धीरे 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 उसको विड्रॉ करते रहेंगे, लाइफ सपोर्टिंग मेडिसिन को या सिस्टम्स को। तो वो पैसिव यूथनेशिया हुआ, तो ये अलाउड है। लेकिन अब पैसिव यूथनेशिया से पहले अलाउ करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए, पहली बात तो उस इंसान को जो एक टर्मिनल इल सिचुएशन में है, जब वो थोड़ा सा भी बीमार हुए तो वो अपनी एक विल बना सकता है, लिविंग विल। जब वो जिंदा है तो वो बता सकते हैं कि मेरे को ये बीमारी, फॉर एग्जाम्पल किसी को किसी तरह का कैंसर हुआ है या कोई भी एक ऐसी कोई बहुत ही गंभीर बीमारी हुई है, तो वो बता सकता है कि अच्छा, अगर ऐसा हो जाए ना मेरे साथ कभी, तो उसके बाद प्लीज मुझे दवाई देना बंद कर देना या फिर मेरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो वो लिविंग विल आप बना के जा सकते हो, वही इंसान बनाएगा ना, आप खुद से थोड़ा ना किसी को यूथनेशिया दे दोगे, वो इंसान बताएगा कि मुझे कब मिलनी चाहिए इससे मुक्ति या कब नहीं। ठीक है, तो दैट इज नॉन एज एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव।
उनके लिविंग विल को कहते हैं। तो लेकिन अभी बात क्या है कि वो गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने लेकी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लेजिस्लेचर को एक प्रॉपर लॉ लाना चाहिए। ऑफ कोर्स लॉ आना चाहिए पैसिव यूथनेशिया के ऊपर कि क्या लिविंग विल होगी, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस समय पे। अब देखिए, अब सपोज कीजिए वो इंसान अगर यूथनेशिया नाउ से दिया जाए तो वो इंसान ठीक हो जाए मे बी, तो हमको क्या पता कौन सा पॉइंट ऐसा है कि जब उसको विड्रॉ किया जाएगा। तो बहुत टेक्निकल लेवल पे दिक्कतें हैं, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे बहुत दिक्कतें हैं, तो इसके लिए एक लॉ चाहिए। पर अभी तक तो लॉ कोई आया नहीं है, 2018 गए भी 4 साल से ज़्यादा हो गए। तो अब गाइडलाइंस लाई थी सुप्रीम कोर्ट, तो उस गाइडलाइंस में भी अमेंडमेंट की बात की जा रही है। कुछ एनजीओज हैं जिनका कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा है ऑल राइट, वी विल बी अमेंडिंग दीज गाइडलाइंस ऑफ कोर्स इन द ड्यू टाइम। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो आपके लिए प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि ये जो एडवांस डायरेक्टिव डॉक्यूमेंट है, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव या लिविंग विल, ये क्या है कि इसमें किस किस के साइन चाहिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट को बेसिकली साइन करना है एग्जीक्यूटर ने, और किसकी प्रेजेंस में, दो एविडेंसेस, दो बेसिकली विटनेसेस जो बेसिकली उस पर अटेस्ट करेंगे अपना साइन करके। ठीक है, तो एक एग्जीक्यूटर और दो अटेस्टिंग विटनेसेस, और प्रेफरेबली इंडिपेंडेंट ऑफ कोर्स, और फिर उस डॉक्यूमेंट को काउंटर साइन करवाया जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास द्वारा, जिसको भी डीएम जो बेसिकली हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम कह रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज जो भी हैं वो बेसिकली, अगेन आई रिपीट, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, लिविंग विल है, जिसके ऊपर जो एग्जीक्यूटर हैं वो साइन करेंगे। फिर उसके बाद वो किसकी प्रेजेंस में साइन करेंगे, दो विटनेसेस के, उसमें वो भी अटेस्ट करेंगे उस पर। और चौथा साइन किसका आएगा इस पे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और इनको किसने अपॉइंट किया है, डिस्ट्रिक्ट जज ने, जो भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जज है। ठीक है, तो ये साइंस बेसिकली चाहिए 4 तरह के। ठीक है, तो आपको ये बात यहाँ पे पता होनी चाहिए। द रूलिंग ऑल्सो सेड दैट इन द इवेंट द एग्जीक्यूटर बिकम्स टर्मिनली इल एंड इज गोइंग प्रोलॉन्ग्ड मेडिकल ट्रीटमेंट विद द होप ऑफ रिकवरी एंड क्योर ऑफ एलिमेंट, द ट्रीटिंग फिजिशियंस व्हेन मेड अवेयर अबाउट द, तो वही चीज़ अगर जो उनको, जो एग्जीक्यूटर है जिनको बीमारी हुई है, वो टर्मिनली इल सिचुएशन में हो जाते हैं और डॉक्टर को पता चलता है कि एक एडवांस डायरेक्टिव वो लिख के गए हुए हैं, तो फिर मतलब ऑफ कोर्स उनको ये भी तो कि वो जेन्युइन है। कभी अब देखिए, जेन्युइन अगर ना हुई, किसी ने ज़बरदस्ती मरवा देना उनको क्योंकि प्रॉपर्टी मिलने वाली है उसके बाद किसी की, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए ऑथेंटिसिटी भी तो बेसिकली पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए दोबारा जो जुरिस्डिक्शनल JMFC है, जो बेसिकली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, दोबारा उनसे बातचीत करके कंफर्म करके फिर ही डॉक्टर बेसिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पैसिव यूथनेशिया को। बट लेट्स सी, ये एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, ट्रेजर्ड आइलैंड्स। तो देखिए ये क्या है बेसिकली, और अगर कोई आपके एथिक्स में कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कि रिस्पेक्ट या रेवरेंस, किसी को रिस्पेक्ट देना, ओ में बेसिकली कि आप उनको अपने से बहुत ऊपर मानते हैं और बहुत ही प्रशंसा करते हैं किसी की, तो रिस्पेक्ट और रेवरेंस के जताने के बेसिकली सबके अपने अपने तरीके होते हैं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन, इसी तरह के फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आते हैं आप एथिक्स में भी, तो आप उसमें एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कैसे भारत ने अभी क्या किया है। जो 21 अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स को उन्होंने 21 डिफरेंट इंडियन सोल्जर्स के नाम पे बेसिकली नाम उन रख दिया है इन 21 आइलैंड्स का, तो ये हमारा इमेजिनेटिव वे है टू होल्ड देम इन रेवरेंस। जो हमारे सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी जान दी है हमारे भारत के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, हमारे भारतीयों की, तो ये हमारा एक इमेजिनेटिव वे है 21 डिफरेंट आइलैंड्स को उनके नाम पे बेसिकली नेम करना। दिस इज आवर वे ऑफ रिस्पेक्टिंग देम, ओके। या फिर हम उनका मेमोरियल इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर यू। तो आप ये बात जानते हैं जनवरी 23 को क्या हुआ है, विच इज एक्चुअली द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी। तो उसमें 21 जो लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के, दे वर नेम्ड आफ्टर सोल्जर्स हु हैव बीन अवॉर्डेड इंडियाज। ये कौन से सोल्जर्स हैं जिनको बेसिकली भारत का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर द परमवीर चक्र उनको दिया गया था, उनके नामों पे बेसिकली ये नाम बेसिकली किए गए हैं आइलैंड्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड the renaming conveyed a message about the immortality of the sacrifices that the soldiers of the Indian Army from, अब देखिए ये सारे ही डिफरेंट स्टेट्स से हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डायलेक्ट्स डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, पर लेकिन कैसे माँ भारती के, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, सर्विस में दे गॉट यूनाइटेड, ओके, ड्यूरिंग एन अर्लियर विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू द यूनियन टेरिटरी। और आप ये बात भी जानते हैं 2018 में जो रॉस आइलैंड है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछी जा सकती हैं।
अभी जो आइलैंड्स को नेम किया गया है वो अननेम्ड आइलैंड्स थे, लेकिन ये 2018 में एक कुछ बेसिकली आइलैंड्स जो कॉलोनियल लेगेसी के ऊपर नाम जिनको दिया गया था उनको हमने भारतीय नाम दिए थे। तो वो आपको पता होना चाहिए अगर मैच द फॉलोइंग आ गए। तो रॉस आइलैंड को हमने रीनेम किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। नील आइलैंड को हमने रीनेम किया था शहीद द्वीप आइलैंड। और हैवलॉक आइलैंड को हमने स्वराज द्वीप आइलैंड नेम किया था। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यही सारी चीज़ें कि डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स को हमने यहाँ पे नेम किया, डिफरेंट डिफरेंट सोल्जर्स जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का बेसिकली ये एक प्रतीक है। डेडिकेटेड themselves to national defense, many of them laying down their lives in the process. With the renaming done in their honor, the islands have become more than just distant outposts of a vast country. They have become a way of making those 21 soldiers a part of the very geography of this land. मेमोरियलाइज्ड इन अर्थ एंड वाटर। तो आप खुद सोचिए कि उनको मेमोरियलाइज कर दिया गया है धरती और पानी में, बेसिकली हर जगह। दे बिकम द जोग्राफी, दे बिकम अ पार्ट ऑफ द जोग्राफी ऑफ दिस नेशन। ओके, तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जो सेकंड लेफ्टिनेंट राम रघोबा राणे जी थे, जिनको 1948 की वॉर में जो पाकिस्तान के साथ हुई थी, कैसे उन्होंने ही क्रॉल्ड बीनीथ अ टैंक, एन इंडियन टैंक, ताकि वो बेसिकली उनको सही पोजीशन बता सके, उनका वे लीड कर सके अक्रॉस अ माइन फील्ड। तो इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हामिद जी, जिन्होंने 1965 में डिस्ट्रॉय किया था पाकिस्तानी टैंक को, हेल्प्ड इन डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तानी टैंक्स। ऑफ कोर्स ही सकम्ड टू हिज इंजरीज लेटर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। लैंस नाइक एल्बर्ट एक्का, जिनको बेसिकली एक्चुअली टुक डाउन एन एनिमी गनर इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट इन 1971 वॉर। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एरिया से बेसिकली आए हुए लेकिन सबका एक ही लक्ष्य कि भारत को सर्व करना है। ओके, अब देखिए, जैसा कि मैंने इंडिया और इजिप्ट के बारे में आपको बताया था, तो वही चीज़ मैं आपको यहीं से शुरुआत करना चाहूँगी कि कैसे आप, इफ़ यू राइटिंग एन आंसर से फुल फ्लेज्ड, नॉट इवन इंडिया अफ्रीका, इंडिया एंड इजिप्ट विच इज़ वेरी लेस लाइकली ऑल्दो, बट स्टिल, तो आप क्या लिखेंगे इंडिया इजिप्ट के बारे में? इंडिया अफ्रीका भी आता तभी सेम चीज़ें छाप के आई है, क्योंकि यही है इंडिया अफ्रीका से भी हमारा रिश्ता। सो वी इंजॉय वार्म एंड फ्रेंडली रिलेशंस मार्क्ड बाय सिविलाइजेशनल, cultural and economic linkages and deep rooted people to people ties। अफ्रीका से तो हमारे फ्रीडम फाइटर, हमारे महात्मा गांधी जी आए थे, तो कैसे उन्होंने वहां पे सत्याग्रह पहले ट्राई किया था, फिर यहाँ पे आके रेप्लिकेट किया था। सो वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज विद अफ्रीका। The multifaceted relationship is based on shared cultural values, commitment to foster economic growth, collaboration in the fields of defense। डिफेंस बिल्कुल आप मेंशन कीजिएगा, सिक्योरिटी मेंशन कीजिएगा, डेफ एक्सपो अभी रिसेंटली हुई है, एंड कन्वर्जेंस ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इशूज। तो देखिए यहाँ पे लेकिन इंडिया और इजिप्ट के केस में बहुत यूनिक चीज़ है जो यूजुअली नहीं होती। या तो हम बहुत ही बड़े सरप्लस में होते हैं, है ना, कंट्रीज के साथ ट्रेड में, या तो हम बहुत ही बड़े डेफिसिट में होते हैं। तो बायलेटरल ट्रेड जो इंडिया और इजिप्ट का है वो एक बैलेंस्ड बायलेटरल, फेयरली बैलेंस्ड, मतलब जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट उतना ही हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। थोड़ा सा, बिल्कुल मार्जिनली थोड़ा सा ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही मार्जिन, आप नेग्लिजिबल ही कहिए उसको। तो हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है इट इज़ $7.26 बिलियन, और आप देख सकते हैं $3.74 बिलियन इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं, और $3.52 बिलियन बेसिकली इंपोर्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें, और किस किस चीज़ में डाइवर्स सेक्टर्स हैं इजिप्शियन इकोनॉमी, इंक्लूडिंग जो हमारी इन्वेस्टमेंट है बेसिकली $3.15 बिलियन की इजिप्ट में, जो हमारी कंपनीज इन्वेस्ट किया है केमिकल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, टेक्सटाइल, गारमेंट, एग्री बिजनेस, रिटेल। तो यही सारी चीज़ें अब आप जानते हैं। जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, he will meet Prime Minister Narendra Modi on Wednesday, that is today, in their first meeting since 2017। 2017 के बाद उनकी पहली मीटिंग होगी। और ये चीज़ यहाँ पे, और किन किन डाइवर्स सेक्टर्स में बेसिकली हमको अपनी कॉपरेशन को डीपन करना है, एग्रीकल्चर में, साइबर सिक्योरिटी में, डिफेंस में, ट्रेड में, टूरिज्म में, एंड एजुकेशन में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। ओके, और द्रौपदी मुर्मू जी से भी मिलेंगे, और यही सारी चीज़ें। अब एटलीस्ट 6 अग्रीमेंट्स आर बीइंग फाइनलाइज। तो डिप्लोमेट लेवल पे हमें पता चला है कि 6 अग्रीमेंट्स बेसिकली साइन होने वाली है, सब कुछ फाइनलाइज है, उसमें बस दोनों मिलके साथ में साइन ही करेंगे उसको, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है।
एन इन्विटेशन टू दी ओके दिस इज कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। तो देखिए बहुत सिग्निफिकेंट है इंडिया की आउटरीच जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज पे हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी, इजिप्ट महज एक ऐसा एग्जाम्पल था कि जिसने हमें ओपनली कंडेम नहीं किया था, बाकी जो अरब कंट्रीज हैं उन सब ने कंडेम किया था उस कंट्रोवर्सी के समय पे। पर जो एक बहुत बुरी बात ये थी कि वो एक स्पोक्स पर्सन थी एक पॉलिटिकल पार्टी की, जो भी उन्होंने बोला ऑफ कोर्स जो भी उन्होंने बोला वो गलत था, पर वो पूरा भारत थोड़े ना है, पूरे भारत से क्यों अपॉलॉजी मांगने लग पड़ते हैं, सबकी सोच थोड़े ना है। बट स्टिल खैर जब अरब कंट्रीज ने बोला कि द एंटायर इंडिया शुड बी apologizing, okay, but we suspended her, and okay, so we sort of इसीलिए हम इस तरह की outreaches कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग दीज 6 अग्रीमेंट्स, कौन कौन से सेक्टर्स में 6 अग्रीमेंट्स हुई हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक लोक नीति का सर्वे, अगर आप न्यूज़पेपर्स को बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है लोक नीति CSDS सर्वे जो निकलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि कैसे हमारी डेमोक्रेसी किस डायरेक्शन में हेड कर रही है, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बेसिकली जो 2023 का सर्वे आया है, Young Voters Awareness and Opinion Survey 2023, conducted by Lokniti program of the Center for Study of Developing Societies. If you say have political science sort of optional, you shall be quoting these facts and figures. If you say get a question in GS2, तो आप तब भी इस तरह के basically points लिखेंगे। I will be discussing certain pointers जो आपके लिए बहुत important है कि 10 में से 7 लोगों को basically पता था कि लोकसभा इलेक्शन 2024 का कब होने वाला है, ठीक है, और 10 में से 7 इज गुड, बट 10 में से 10 होना चाहिए। अगर आप सच में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनका काम सिर्फ इलेक्शंस कंडक्ट करवाना नहीं है, इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में लोगों को अवेयर करवाना भी है। सो दिस मस्ट रीच 10 on 10, ओके। 55% ऑफ द सर्वेड स्टूडेंट्स वर रजिस्टर्ड वोटर्स। तो रजिस्टर्ड सर्वेड स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स को सर्वे किया गया होगा उसमें से केवल 55% जो थे वो रजिस्टर्ड वोटर्स थे। और क्यों एनरोल नहीं किया, मैक्सिमम लोगों का कहना है आधे से ज़्यादा सर्वे किए गए थे कि उनके पास टाइम नहीं था। देखिए सबसे बड़ी चीज़ मुझे इसमें ये लगता है, जो स्टूडेंट्स हैं परस्यूइंग देयर अंडरग्रेड इन सम अदर स्टेट, से दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो all of them have come from different places, so they sort of don't care because वो कैसे वोट देने जा पाएंगे। तो ये जो रिमोट वोटिंग मशीन आने वाली है, it would sort of curb it, but then of course it has also got certain challenges. तो ये चीज़ यहाँ पे didn't get time, not interested in voting, so 8% of youth is not interested in voting, all right. Procedural problems, okay, 9 in 10 believe that their vote has an effect. तो 10 में से 9 लोगों को लगता है कि उनके वोट कुछ बदलाव लाएगा। यूजुअली जो धारणा है वोट तो कुछ कर ही नहीं सकता, सब बकवास है, भारत कुछ नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। तो देख लीजिए आप सर्वे क्या कहता है, ठीक है। 4 and 5 प्रेफर यूजिंग EVM मशीन्स। तो देखिए EVM मशीन कितनी ही क्रिटिसाइज है, लेकिन बैलेट पेपर के ऊपर प्रेफरेंस उन्हीं को मिल रही है, EVM मशीन्स को, 4 in 5। तो ये चीज़ यहाँ से हमें पता चलती है। 3 in 4 सपोर्ट रिटायरमेंट एज को। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 5 में से 4 लोग कहते हैं कि कोई कुछ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप देखिए कि प्रेफरेंस क्या है लोगों की। ओके, लोग चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग उनको गवर्न करें। जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है कि criminals would become the lawmakers, that is something that should end, criminalization या फिर people who are not literate, है ना। तो ये थोड़ा यहाँ पे हमें दिखता है। ऑल्दो पर यही तो खूबसूरती भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की है कि सबको हक है। और भारत का एग्जाम्पल ये बताता है कि जो सो कॉल्ड इतनी एडवांस कंट्रीज हैं उनसे कहीं ना सक्सेसफुल तो हमारे यहाँ के इलेक्शंस हैं। जब भारत बना तो लिटरेसी कितनी ही थी, पर आप देखिए हमारे इलेक्शन प्रोसीजर को गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जाता है, और तो अब काफ़ी क्रिटिसिज्म है, सो आई शुड नॉट बी गोइंग इनटू दैट। 3 in 5 डू नॉट सपोर्ट साइमल्टेनियस इलेक्शंस। तो देखिए मैक्सिमम लोग जो है वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस को सपोर्ट नहीं करते। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब कि जिस समय पे नेशनल असेंबली इलेक्शन हो रहे होंगे, मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, उसी के समय पे बेसिकली सारी स्टेट्स के भी इलेक्शंस होने चाहिए, ताकि जो 5 साल है फिर जम के आप काम करें। यही कहती है ना सरकार, साइमल्टेनियस इलेक्शन लाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वो
हम कैंपेनिंग में ही लगे रहते हैं, कभी किसी स्टेट का इलेक्शन, कभी किसी स्टेट का इलेक्शन, तो एक साथ होंगे तो एक ही बार काम खत्म। और उसके बाद फिर 5 साल सारी स्टेट गवर्नमेंट, सारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काम करेगा सिर्फ। ये सरकार का पॉइंट है। तो फिर इसके रीजनल पार्टीज जो हैं उनके काउंटर पॉइंट्स भी हैं जो भी बिल्कुल जायज़ है, कि आप खुद सोचिए कि फिर नेशनल एजेंडा नहीं डोमिनेट करेगा, क्योंकि हर रीजन की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अपना एक कुछ उनकी प्रेफरेंसेस हैं, तो रीजनल इश्यूज हैं वो तो सब्ज्यूम हो जाएंगे नेशनल इश्यूज के अंडर, है ना। और भारत तो एक फेडरल कंट्री है, और वो भी इतनी डाइवर्स फेडरल कंट्री है जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। तो फिर वो इश्यूज सब्ज्यूम होते नहीं दिखेंगे नेशनल इश्यूज में से। तो ये कुछ कुछ साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लोग खिलाफ हैं। Days after Sharif signal, India invites Pak's foreign minister. So this is what आप जानते हैं कि अभी शहबाज शरीफ जी ने क्या बोला था कि हमने पाकिस्तान में 3 वॉर्स हार के भारत से अपना लेसन सीख लिया है और हमें अब बेसिकली पीस चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो बेसिकली उसके जस्ट कुछ ही दिनों बाद हमें क्या पता चलता है कि भारत ने इनविटेशन भेजा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए जो गोवा में होने वाली है। अब ये क्यों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो लास्ट इनके फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए थे वो आई थिंक 2011, जी हाँ। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि द लास्ट पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, जो आप जानते भी होंगे, यू आर सीइंग हर अलॉट दीज डेज, हीना रब्बानी खारजी, वो बेसिकली जुलाई 2011 में भारत में आई थी। सो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट सच विजिट आफ्टर नियरली 12 ईयर्स। अगर ये होती है तो इनविटेशन भेजा है, वो आएंगे नहीं आएंगे वो हम देखते हैं। आपको ये बात पता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चेयर भी बेसिकली अभी भारत है, और G20 के प्रेसिडेंट तो हम है ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी मिनिस्टर्स भी हैं जो बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर्स जो भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, रशिया, चाइना, उन सबको भी बेसिकली इनविटेशन भेजा गया है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें अब देखिए, भारत से जब पूछा गया तो एक ऑफिशियल ने बताया है कि इन कीपिंग विद इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, हम चाहते हैं कि हमारे नॉर्मल नेबरली रिलेशन जो पाकिस्तान के साथ भी, तो बाकी जो भी मुद्दा है उसे हम बायलेटरली सॉल्व कर लेंगे पीसफुली। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। और incidentally, the Chinese and Russian foreign ministers have been invited for a G20 meeting in March 1 and 2. So ये भी मार्च 1 और 2 को जो बेसिकली G20 की मीटिंग होने वाली है उसके लिए चाइनीज और रशियन फॉरेन मिनिस्टर्स को भी इनवाइट किया गया है। ओके, तो बेसिकली ये अब चाइना के जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं किंग गैंग, ये बेसिकली भारत आएंगे। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, मुझे नहीं पता, ये पता नहीं, मेरा मन भी नहीं कर रहा डिस्कस करने के लिए, पर क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। पोस्ट बालाकोट, सुषमा टोल्ड मी पाक गेटिंग रेडी फॉर न्यूक्लियर अटैक, पोम्पियो ने इस बुक। इसलिए नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर, पूरे संसार की जो न्यूक्लियर वॉर को लेके आंखें गड़ी रहती हैं वो पाकिस्तान और इंडिया पे है, क्योंकि पाकिस्तान को सब एक रोग स्टेट कहते हैं। अभी रिसेंटली जो बाइडन ने क्या कहा था, तो पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस नेशन इन दिस वर्ल्ड। वाई सो? बिकॉज पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर एंड विद अ मिलिट्री विच इज इररिस्पॉन्सिबल। ये बात आपको पता है, वहाँ पे टेररिज्म भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये पता चलना, जो फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पियो, तो उनका ये कहना है कि जब बालाकोट स्ट्राइक्स का टाइम था, जब पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारे 40 जवानों की जान गई थी, तो उसके बाद बेसिकली इंडिया बहुत ही एग्रेसिव था, और ऑफ कोर्स होना ही चाहिए, पर कि न्यूक्लियर वॉर बिल्कुल होने ही वाली थी, और यूएस ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, दोनों को रोका, न्यूक्लियर वॉर ना हो और ये सब वगैरह। क्योंकि इसमें इन्होंने सुषमा स्वराज जी की बात लिखी है, क्योंकि ओके, सुषमा स्वराज जी को ही लिखा हुआ है हर जगह, तो थोड़ा इरिटेटिंग सा लगा ये। दूसरी बात ये कि न्यूक्लियर वॉर के बारे में बात तो की, और लेकिन यूएस ने अपना योगदान दिया होगा, ये थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा। और तीसरा, माइक पोम्पियो पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। बाकी लेट्स सी बाकी चीज़ें। Okay, lack of consultation over setting up of inquiry panel upsets protesting wrestlers. तो आप ये जानते हैं जो wrestlers हैं, जिसमें साक्षी मलिक जी, बजरंग पुनिया जी और विनेश फोगाट जी, they were protesting, but their protests were called off because of an assurance by our sports minister अनुराग ठाकुर जी के एक पैनल बनाया जाएगा, जो बनाया भी गया है, जिसमें मैरी कॉम लीड कर रही हैं, और वो बेसिकली जो भी एलिगेशंस लगाई गई हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे ब्रिजभूषण शरण जी के खिलाफ, जो बीजेपी के एमपी हैं, ठीक है। तो लेकिन ऑफ कोर्स इनका ट्वीट आया है साक्षी मलिक जी का, और बाकी बजरंग पुनिया जी वगैरह सबका सिमिलर वर्डेड ट्वीट आया है कि हमें बोला गया था, अश्योरेंस दी गई थी कि ये कमेटी बनने से पहले हमसे कंसल्ट किया जाएगा।
लेकिन हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं हुई है, इनका ये कहना है इस कमेटी को बनाने से पहले। बजरंग पुनिया जी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि हमें जो मेंबर्स हैं उनसे कोई दिक्कत है। ऑफ कोर्स बहुत स्पोर्ट्स सारे ओलंपिक मेडलिस्ट या किसी ना किसी स्पोर्ट्स में ही कुछ किए हुए दिग्गज लोग हैं, हमें उस बात से कोई दिक्कत नहीं है, गुड। पर हमारी कुछ सजेशंस थी जो हम कमेटी के बनने से पहले देना चाहते थे, पर अब हमें कोई मतलब अब क्या कह सकते हैं, तो बन गई। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे लिखी है। अब देखिए हम ये एक्सपेक्ट ही कर रहे थे। किरण रिजिजू जी का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रिवील कर दिया है सेंसिटिव रिपोर्ट्स को, अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस जजेस से रिलेटेड, वो सही नहीं था। तो आप जानते हैं, आपको एक बात तो बहुत क्लियर होनी चाहिए, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो इंटरनल सिक्योरिटी मैटर से डील करता है, और जो रॉ है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मैटर से डील करता है। तो एक सौरभ कृपाल जी हैं, सौरभ कृपाल जी जो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट के जज जिनको बनाने की बातचीत चल रही है, तो इनके केस में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने इनकी रिकमेंडेशन को अप्रूव कर दिया था जब दिल्ली हाई कोर्ट के कोलिजियम ने हमें भेजा, लेकिन फिर जब हमने सरकार को भेजा, सरकार ने हमें दोबारा रिटर्न कर दिया कि आप एक और बार देख लीजिए, क्योंकि रॉ ने इनको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि सौरभ कृपाल जी के एक इंटीमेट पार्टनर है, स्विस नेशनल है, ही इज़ ओपनली गे, और वो LGBTQ राइट्स वगैरह के लिए कुछ ज़्यादा ही लड़ते हैं, तो वो बायस्ड हो सकते हैं LGBTQ के लिए। तो फिर ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कौन सी बात है, ये क्या मतलब रॉ ने ये बताई होगी ना इन्फॉर्मेशन, क्योंकि स्विस नेशनल है तो रॉ वुड कम इनटू पिक्चर। तो एक चीज़ ये थी, और सुप्रीम कोर्ट हैज़ बैक्ड सौरभ कृपाल जी, क्योंकि ये ऑफ कोर्स उनको क्या उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ये तो उनका पर्सनल मैटर है, व्हाई शुड बी गोइंग इनटू दैट। तो ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोली, फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर कुछ IB की रिपोर्ट्स थी, कुछ मद्रास हाई कोर्ट के जज बनने के लिए जो बेसिकली कैंडिडेट हैं उनसे रिलेटेड, कि उन्होंने मिस्टर मोदी के खिलाफ, मिस्टर मोदी की सरकार के खिलाफ कुछ बेसिकली ट्वीट्स शेयर किए होंगे। एक्चुअली मिस्टर मोदी के खिलाफ हम उन्हें ट्वीट को नहीं कह सकते, और एक्चुअल में ना ही आप उसको कुछ सरकार के बहुत खिलाफ कह सकते हैं, बस एक क्रिटिकल के, जैसे नीट के खिलाफ उन्होंने लिखा था कि नीट की वजह से लोगों बच्चों की जान जा रही है, तो कुछ कंपेटिटिव है, इस तरह के कुछ ट्वीट्स थे। तो लेकिन IB ने खुद उसमें लिखा हुआ था कि उस इंसान की कोई पॉलिटिकल लीनिंग नहीं है, वो तो बस एक क्रिटिकल ट्वीट था। लेकिन फिर इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब ये हम तो करेंगे, उनकी डिग्निटी इंटीग्रिटी पे हमें कोई शक नहीं है, तो ये उन्होंने ओपन कर दिया। अब देखिए ऑलरेडी जब सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम पे इतनी एलिगेशंस लग रही हैं, तो हमने एक एडिटोरियल भी देखा था कि ये क्लोज्ड डोर्स में अपॉइंटमेंट हो जाती है ये वो। फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नामों को बताया है जो भी रीसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, कि इसीलिए हम उनको दोबारा रेकमेंड करेंगे, रीइटरेट करेंगे उनके अपॉइंटमेंट को। तो अब वो थोड़ा ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि ये सिक्योरिटी मैटर्स है। तो कुछ कंफ्यूजन हो गई है कि क्लोज डोर होने चाहिए अपॉइंटमेंट्स, फिर हर चीज़ ही कॉन्फिडेंशियल हो जानी चाहिए, या सेंसिटिव होना चाहिए, या फिर सरकार को चाहिए ही वही कि सरकार भी एनजैक जैसी मीटिंग कुछ बॉडी में इंक्लूड हो जाए। तो अब ये कुछ समझ सा नहीं आ रहा। लेट्स सी यहाँ पे किरण रिजिजू जी ने क्या कहा है। यही सारी बातें कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी आपको। अब देखिए IB और ऑल्दो IB ने जब ये बोला कि स्विस नेशनल उनके पार्टनर है, तो सुप्रीम कोर्ट का बस इतना बोलना है कि ऐसे तो कितने सारे लोग हैं जिनकी बाहर के वाइफ्स और हस्बैंड्स हैं, तो इसमें मतलब क्या हो गया कि अगर किसी का कोई और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट थोड़े ना बन जाता है हर कोई जो बाहर का किसी का अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। तो इन्होंने बोला है कि अब IB और रॉ अब 2 बार ही सोचेगा इन फ्यूचर, इस तरह की रिपोर्ट्स आपने जो पब्लिक कर दी हैं ये वो। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, नथिंग मच हियर। Every day we are seeing something regarding Supreme Court collegium and all of this. Okay, now this is not important. Okay, so India bags Oscar nominations for original song and 2 documentaries. तो देखिए आप जानते हैं नाटू नाटू को ग्लोबल जो गोल्ड अवार्ड, कुछ समथिंग गोल्डन ग्लोब अवार्ड, यस ऐसा कुछ मिल चुका है। तो नाटू नाटू जो हिट डांस ट्रैक है RRR का, वो फाइनली अब ऑस्कर की नॉमिनेशन में भी जा चुका है ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी। उसी के साथ भारत की 2 और शॉर्ट फिल्म्स हैं जो नॉमिनेट हुई हैं, ऑल दैट ब्रीथ्स, और एक और है एलिफेंट विस्परर्स। तो बेसिकली जो ऑल दैट ब्रीथ्स है वो डॉक्यूमेंट्री फीचर में बेसिकली कैटेगरी में उनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, और एलिफेंट विस्परर्स को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया है। तो आप नाटू नाटू के बारे में तो जानते ही हैं, ऑल दैट ब्रीथ्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें, तो ऑल दैट ब्रीथ्स क्या है, इट्स कंपीटिंग वेरियस अदर
डॉक्यूमेंट्रीज, लेकिन ये बेसिकली क्या है, इट इज सेट इन दिल्ली। ऑल दैट ब्रीड्स डॉक्यूमेंट्री क्या करती है, दो सिबलिंग्स के बारे में, दो भाइयों के बारे में, मोहम्मद साउद एंड नदीम शहजाद, इनके बारे में कैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी इन रेस्क्यूइंग एंड ट्रीटिंग इंजर्ड बर्ड्स। ओके, तो ये इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री है। और द एलिफेंट विस्परर्स की अगर हम बात करें तो उसमें तमिल डॉक्यूमेंट्री है ये एक, के इसमें बेसिकली क्या दिखाया गया है, टेल्स अबाउट द स्टोरी ऑफ द अनब्रेकेबल बॉन्ड जो बेसिकली दो अबैंडन्ड एलिफेंट्स और उनके केयर टेकर्स के बीच में है। तो ये यहाँ पे बेसिकली इसका सेटअप है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वी आर वेरी होपफुल। एक यहाँ पे जो छोटा सा टूरिज्म रिलेटेड आर्टिकल है, तमिलनाडु प्लान्स हेलीकॉप्टर सर्विस टू द नीलगिरीज फ्रॉम कोयम्बटूर। तो तमिलनाडु सरकार is actually considering, is holding talks with private companies कि अगर हेलीकॉप्टर ट्रिप्स रन करी जा सके तमिलनाडु के कोयम्बटूर से नीलगिरीज में। ओके, तो ये टूरिज्म का एक पार्ट है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो कैसे अगर आपको टूरिज्म भी प्रमोट करना है, so you will have to rope in private companies for that, private sector, public private partnership, this is the need of the hour because you alone cannot do everything. एयर इंडिया से, और स्पेशली हम न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो तब तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। एयर इंडिया सेज एक्शन अगेंस्ट पायलट एक्सेसिव। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आप ये जानते हैं जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है DGCA, उन्होंने जो 30 लाख का फाइन लगाया है, चलिए वो तो बिल्कुल लगाना ही था। जो एयर इंडिया में यूरिनेटिंग का जो केस हुआ है, अब ड्रंकर्ड मिश्रा जो है, मिस्टर मिश्रा, ही यूरिनेटेड ऑन वुमेन, सीनियर वुमेन, है ना। तो ये चीज़ हमें पता है। तो जो एयर इंडिया पे फाइन लगा वो तो उनकी जो नेग्लिजेंस की वजह से, या फिर आप कह दीजिए कि इतना 1-2 महीने लग गए उनको इसको रिपोर्ट करने में और ये सब वगैरह, और कोई एक्शन ही लिया गया। पर फैक्ट ये है कि वो पायलट को ही सस्पेंड कर देना, तो ये एयर इंडिया का कहना है ये बहुत ही एक्सेसिव डिसीजन है DGCA का, और हम बेसिकली पूरी बैकिंग देंगे। जो भी अपील बेसिकली पायलट फाइल करेंगे हम उसमें उसके साथ देंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, और तो यहाँ पे थोड़ी सी बाकी चीज़ें हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 6 यूनियंस ऑफ, तो यही इन्होंने कहा है कि ये बहुत हार्श पनिशमेंट है अगेंस्ट कैप्टन नारायण राम प्रसाद। एट द सेम टाइम द यूनियंस रेज सीरियस क्वेश्चंस ओवर द लैक ऑफ रिस्पांस फॉर, उन्होंने बोला है जो बेसिकली एम्प्लॉयज हैं उनका कहना है, जो क्रू मेंबर्स हैं, कि एक्चुअल में एयर इंडिया की मैनेजमेंट ने नेग्लिजेंस दिखाई ना। उन्होंने उनको रिपोर्ट किया लैंड करते ही, पर उन्होंने कुछ इसको बहुत बड़ा इशू समझा नहीं, और दे फेल्ड टू प्रोवाइड द पायलट्स एंड cabin crew an opportunity to place their views। तो मिस कैरेज ऑफ जस्टिस उनकी वजह से हुई है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही है। What if risk of commercial release of GM mustard is irreversible? Supreme Court asks government। तो यहाँ पे कुछ बहुत खास नहीं है। यहाँ पे GM मस्टर्ड पे बहुत समय से हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा GM मस्टर्ड के केस में बीवी नागरत्ना जी ने पहले बोला था कि जो विमेन है फॉर एग्जांपल, उनकी एम्प्लॉयमेंट हैम्पर नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी जो वीडिंग करती हैं, जो वीड्स निकालने वाला काम है, तो वो विमेन एम्प्लॉय की जाती हैं उन फील्ड्स में। तो अब वो एम्प्लॉयमेंट चले जाएगी विमेन के लिए। दे ट्रेडिशनली बीन डूइंग इट, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था। और अब क्योंकि आपने हर्बिसाइड रेजिस्टेंट टी क्रॉप्स बना दिए हैं, GM क्रॉप्स बना दिए हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा कि इंडिया के लिए सही नहीं है। बहुत अच्छा है GM, उनका कहना था इंडिया के लिए सही नहीं है, वैसे अच्छा है मतलब GM का जो कॉन्सेप्ट है GM क्रॉप्स का, पर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जब चली जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट। तो एक पॉइंट ये था। यहाँ पे बीवी नागरत्ना जी ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि जब आप कमर्शियली रिलीज कर देंगे GM मस्टर्ड क्रॉप को, तो उसके इम्पैक्ट कहीं जो इन्वायरमेंट पे या बायोडाइवर्सिटी पे कहीं ऐसे तो नहीं हो जाएंगे जो इरिवर्सिबल, वापस हम कभी ओरिजिनल पोजीशन पे जा ही ना पाए। तो यहाँ पे सरकार के लॉयर ने बेसिकली क्या बोला है कि जी ऐसा तो नहीं होगा, और बल्कि हम तो रिस्ट्रिक्शंस के साथ, ऐसा थोड़ा कि हम ब्लैंकेट लेके आ रहे हैं ओपननेस के, सब ऐसी कुछ भी रिलीज कर दीजिए। इट वुड बी सब्जेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस। ओके, तो ये हर सिनेरियो को हम मद्देनजर रख के फिर अप्रूवल देंगे। तो ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे कही हैं। ऑल राइट, ये आप जानते हैं कि कैसे अभी रिसेंटली अटैक्स हो रहे हैं USA में। वहाँ पे जो इतने लिबरल गन लॉज हैं, वहाँ का संविधान आपको गन रखने की बेसिकली अनुमति देता है, राइट है बेसिकली, अनुमति भी क्या, आपका गन रखना खुद की सिक्योरिटी के लिए। तो वहाँ पे गन्स ऐसी ही बिकती हैं बहुत ईजीली, और सबके पास गन्स हो सकती हैं USA में। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो
एशियन अफ्रीकन जो लोग हैं और एशियन अमेरिकन लोग हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनसे कई लोग बहुत ही नफरत करते हैं, जो वाइट सुप्रीमिस्ट लोग हैं। तो हम बहुत सारे अटैक्स देख रहे हैं जिसमें कितने लोगों की जान गई है। तो इसलिए जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनका कहना है कि देखिए प्लीज़ जल्दी से जल्दी कांग्रेस एक लेजिस्लेशन लेके आए, एक लॉ लेके आए, ताकि हम जो मिनिमम परचेज एज है असॉल्ट वेपन्स की, वो 21 पे लेके जा सके। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।